नमस्कार, मैं हूं नीना और स्टडी विद नीना में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास प्राचीन काल में झारखंड इसकी दूसरे भाग की क्लास है। इसका पहले एक क्लास हो चुका है जिसमें प्राचीन काल में झारखंड के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं और आज की ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग प्राचीन काल में ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हीं सब प्रश्नों को मैं आप लोगों को वस्तुनिष्ठ रूप से बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी तैयारी एग्ज़ाम के लिए है। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि मैं वैसे ही सारे तथ्य आप लोगों को बताऊं, समझाऊं, जो कि प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। और डिटेल क्लास आप लोगों को नीना एजुकेशन पर मिल जाएगी, जो मेरा पहला चैनल है, जो कि काफ़ी सारे प्रश्न उत्तर मैंने उस पर आप लोगों को बताए हैं और अभी मैं सबका रिवीजन करवा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन करें नीना एजुकेशन की वीडियो पर और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखें ताकि हर प्रकार से तैयारी हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में लॉन्ग और शॉर्ट मिलाकर पूछे जाते हैं, तो तैयारी अपनी पूरी करनी होगी। प्राचीन काल में झारखंड के इस दूसरे भाग में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल बहुत महत्व रखता है प्राचीन काल के इतिहास में। खास बातें क्या क्या हैं? तो अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास जो हुआ वो गुप्त काल में ही हुआ और इस वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। समुद्रगुप्त, ये गुप्त काल के समय में जो समुद्रगुप्त थे उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हजारों बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त को। विजयों का वर्णन, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, ये इसके लेखक कौन है? हरिसेन। हरिसेन कौन है इसके लेखक? तो याद रखेंगे कि ये प्रश्न में प्रयाग प्रशस्ति ही अधिकतर वर्ड यूज होता है, लेकिन अगर इलाहाबाद प्रशस्ति भी पूछा जाए तो हरिसेन ही इसका आंसर होगा। इसमें क्या वर्णन है? तो आटविक विजय का वर्णन है। ये जो पुस्तक है इसमें विजयों का वर्णन है, अर्थात अलग अलग प्रकार के जो युद्ध हुए और उसमें जो विजय हुआ उसकी एक गाथा है। तो इसमें आटविक क्षेत्र की विजय गाथा लिखी गई है और इसके लेखक हैं हरिसेन। ये भी पूछा जाता है। मैं जितना भी आप लोगों को बताती हूँ सारे प्रश्न आते हैं हमेशा और आते भी रहेंगे, क्योंकि ये सब बहुत महत्व रखते हैं झारखंड में। समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड को मुरुंड देश कहा जाता था। जब समुद्रगुप्त का शासन था झारखंड में, तो झारखंड का नाम देखिए, अलग अलग काल में झारखंड का नाम अलग अलग हुआ करता था। तो समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड को मुरुंड देश कहा गया, मुरुंड देश कहकर संबोधित किया जाता था। अब हम सब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में। इन्हें विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहे जाते थे। इनका झारखंड में बहुत अधिक प्रभाव था। खास बात इनके काल की क्या थी झारखंड से संबंधित? तो चीनी यात्री 405 ईस्वी में यहाँ पर आया था। फाहियान चीनी यात्री यहाँ आया था। ईस्वी याद रखेंगे 405 ईस्वी। ये झारखंड को कुक्कुटलाड कहता था। फाहियान जो आया झारखंड के क्षेत्र में, ये चीन से आया था, चीनी यात्री था और ये पुस्तकों की रचना करता था और इसने इस क्षेत्र को कुक्कुटलाड कहा। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि फाहियान ने झारखंड के क्षेत्र को क्या कहकर संबोधित किया? तो कुक्कुटलाड। ठीक है, अब हम सब आगे बढ़ते हैं गुप्त कालीन स्थिति में। गुप्त काल में क्या हुआ? तो यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए गुप्त काल के। गुप्त काल में क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए झारखंड के क्षेत्र से, जो कि गुप्त काल के हैं? हजारीबाग जो स्थान है वहाँ से मदोही पहाड़ एक स्थान है हजारीबाग में, यहाँ पर पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए, जो कि झारखंड में
पहाड़, पठार और जंगल बहुत सारे हैं। तो अधिकतर जो मूर्तियां हैं, कंदराएं हैं, मंदिर हैं, ये पत्थरों को काटकर ही बनाए जाते थे। तो ऐसा एक मंदिर प्राप्त हुआ मदुही पहाड़ में, जो कि हजारीबाग क्षेत्र में है। हजारीबाग के ही सतगावा में मंदिर प्राप्त हुआ है। और एक पिठोरिया एक जगह है रांची में, यहाँ पर पहाड़ी पर स्थित एक कुआं प्राप्त हुआ है, जो बहुत ऊंची पहाड़ी है बट वहाँ पर कुआं है। तो ये सब अवशेष के रूप में प्राप्त हुए कि उस स्थान पर पहले कुआं हुआ करता था। अब हम सब देखते हैं गुप्तोत्तर काल की, उसके बाद क्या हुआ। शशांक बहुत ही प्रतापी राजा था और ये गौड़ शासक था। ठीक है, इसका साम्राज्य बहुत विस्तृत था। कहाँ कहाँ था? झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक इसका क्षेत्र विस्तार था। इसने 2 राजधानियां बनाई थी, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है। शशांक बहुत ही प्रतापी गौड़ शासक था। इसका साम्राज्य झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तीनों में फैला था और इसने सभी कुछ को एडजस्ट करने के लिए और प्रॉपर अच्छे ढंग से चलाने के लिए अपनी राजधानी भी 2 जगह बनाई थी, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी। तो 2 स्थान पर बनाई ताकि ये शासन प्रशासन को ढंग से चला सके। इसके बाद प्राचीन काल में यह बहुत प्रथम शासक था जिसने झारखंड में राजधानी बनाई। देखिए झारखंड के क्षेत्र में राजधानी बनाने वाला ये प्रथम शासक था जिसने संथाल परगना के बड़ा बाजार में अपनी राजधानी बनाई थी। शैव धर्म, शिव को मानने वाला धर्म, जिसमें शिव मंदिर की प्राप्ति हुई है उस वक्त की गुप्तोत्तर काल की। कहाँ से? तो सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा में कोचांग एक स्थान है, वहां पर जहां पर शिव मंदिर की प्राप्ति हुई है। तो इससे क्या पता चलता है कि उस वक्त भी शैव धर्म या शिव को मानने का प्रचलन था। बौद्ध धर्म भी था उस वक्त, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रति उस वक्त असहिष्णु व्यवहार किया जाता था। देखिए जब यहाँ पर अलग अलग शासक आते थे तो वो सभी अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते थे। पहले से जो धर्म मानने वाले लोग हैं, जिनका अपना रिलीजियस स्थान होता था, मंदिर मस्जिद, तो वो लोग क्या करते थे कि खासकर मंदिरों का बहुत नुकसान करते थे, छत विछत करते थे। बौद्ध धर्म का भी यही हाल था उस वक्त। बौद्ध धर्म के प्रति भी बहुत ही असहिष्णुता देखी गई। बौद्ध धर्म का केंद्र जो भी होता था उसे नष्ट कर दिया जाता था। और उस वक्त ये चूंकि शैव शासक था और हिंदू धर्म का बहुत कट्टर समर्थक शासक था, तो इसके समय में हिंदू धर्म का बहुत अधिक प्रचलन बढ़ा। इसके बाद आया हर्षवर्धन। वर्धन वंश का ये शक्तिशाली सम्राट था हर्षवर्धन। कांजागल, जो कि अभी वर्तमान में राजमहल कहा जाता है, और इसका कुछ भाग इसने विस्तार करके अपने में मिलाया था। और यहाँ हर्षवर्धन हेनसांग से मिला था। ये इसलिए भी ये स्थान बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि कांजागल जो कि राजमहल अब कहलाता है, यहाँ पर हर्षवर्धन की भेंट किससे हुई थी? तो हेनसांग से हुई थी। ये बहुत अनेकों बार पूछा गया प्रश्न है। तो कांजागल अब राजमहल कहा जाता है और यहाँ पर हेनसांग से मुलाकात हुई थी हर्षवर्धन की। हर एक प्रश्न को आप लोग नोट करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और इसके अगले क्लास में एक और महत्वपूर्ण मैं टॉपिक आप लोगों को बताऊंगी। तो अपने कीमती सुझाव मुझे अवश्य दें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।